लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैनफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्कैनफ फंक्शन सी में हम क्यों यूज करते हैं। आपको याद होगा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि हम सी में इनपुट आउटपुट फंक्शंस को एज ए कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन और डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन के तौर पे कैटेगराइज करते हैं, और उसमें हमने प्रिंटफ को डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हमारा मेन टॉपिक है स्कैनफ। तो स्कैनफ क्या है और किस तरह से काम करेगा, तो याद रखें स्कैनफ भी एक कंसोल इनपुट फंक्शन है। प्रिंटफ कंसोल आउटपुट फंक्शन था जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे लिंक मौजूद है उस वीडियो के, आप देख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हम स्कैनफ फंक्शन को किस तरह यूज करते हैं सी में। The scanf is a console input function in C which records formatted input values data from a standard input device such as keyboard and stores them into the specified or given variables at runtime। मतलब क्या हुआ कि scanf एक ऐसा फंक्शन है जो आपके स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी जैसे कीबोर्ड से आप कुछ टाइप करते हैं कोई वैल्यूज या जो आपके स्क्रीन पे नजर आएंगी वैल्यूज, तो उन वैल्यूज को उठाता है वहां से और कहां स्टोर कर देता है, वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशंस है, यानी आपका डेटा मेमोरी में सेव हो जाता है जिसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर आप रन टाइम पे एक प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है और आप चाहते हैं कि अब बीच में प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए पास हो जाए और वो कोई वैल्यू आपसे या कोई डेटा इनपुट ले और उनको किसी स्पेसिफाइड वेरिएबल में जो आपके कोड में मौजूद है उसमें स्टोर कर दे, तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आसान लफ्जों में हम ये कहते हैं कि स्कैनफ इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ सी व्हिच इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। यानी बहुत आसान अल्फाज में आप यूं समझ लें कि स्कैनफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है, यानी बिल्ट इन फंक्शन है सी का, और इसकी जो लाइब्रेरी है, इसकी जो हेडर फाइल है वो stdio.h है। प्रिंटफ की भी stdio.h हेडर फाइल है और ये फंक्शन हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं सी में। और स्पेशली हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम यूजर से कोई इनपुट लें और उस इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो उम्मीद है कि जो पर्पस है ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं सिंटैक्स की तरफ। तो सिंटैक्स की जब हम बात करते हैं तो स्कैनफ हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है ना, SCANF। तो स्कैनफ लिखने के बाद डबल कोटेशंस में हम फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया करते हैं और फिर एक एंड साइन या एम्परसेंड जिसे कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सी में इसे कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इस एंड साइन को, ठीक है। तो ये आप देंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे कि किस वेरिएबल में आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं जो यूजर से इनपुट लेंगे। तो बहरहाल इस सिंटैक्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखें स्कैनफ की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में आप क्या कुछ दे सकते हैं, दो चीजें आ सकती हैं, इनपुट सेपरेटर और फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करते हैं तो ये वही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो आप प्रिंटफ में यूज करते थे। तो ये प्रिंटफ में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और हम क्यों यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, हम तब प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं जब हम किसी वेरिएबल में से डेटा प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे। तो हम कहते हैं कि वेरिएबल और फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों की टाइप आपस में मैच होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे होगा कि जब आप कोई इनपुट लेंगे तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल होगा, और जब आप कोई वैल्यू इनपुट लेंगे तो वो वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। तो जिस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे तो हम उसी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर इनमें से चूज करेंगे, इंटीजर, फ्लोट, तो इट डिपेंड्स ऑन दी वेरिएबल टाइप। और ये जो हम एड्रेस ऑपरेटर दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो स्टोर हो जाए एड्रेस ऑफ वेरिएबल। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने डेटा टाइप्स के बारे में आपको पढ़ाया था तो उसमें समझाया था कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या है, किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करें और हर एक लोकेशन का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस भी होता है। तो हम इंडिकेट यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो किसी खास मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल स्कैनफ किस तरह यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमने दो वेरिएबल्स बनाए, इंटीजर a, b। दोनों वेरिएबल्स की टाइप क्या है, इंटीजर। अब जब हम इनपुट देते हैं, वैल्यू देते हैं किसी भी वेरिएबल में या वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करना होता है, तो एक तो ये होता है कि हम इनिशियलाइज कर दें, जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है कि हम इंटीजर a = 5 लिख दें, b = 10 लिख दें, तो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करो उसी वक्त वैल्यूज दे दो, ठीक है। लेकिन अगर हम उस वक्त वैल्यू नहीं देना चाहते, ठीक है ना, हम इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, तो बाद में हम इन वेरिएबल्स में वैल्यूज कैसे दें, दूसरा तरीका आज हम सीख रहे हैं। और तीसरा तरीका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी जिसमें हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्कैनफ की बात करेंगे। तो ये देखिए हमने इंटीजर a, b दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, प्रिंटफ एंटर वैल्यूज फॉर a एंड b। ये मैसेज
प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ये देखें एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी, यहाँ तक ये मैसेज आएगा, उसके बाद यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्कैनफ कमांड दी हुई है। तो स्कैनफ %d स्पेस %d, तो ये दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने क्यों यूज किए? बिकॉज हमने वेरिएबल्स की टाइप इंटीजर रखी हुई है। तो अब यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा और यूजर वैल्यू टाइप करेगा। तो जैसे यूजर कोई वैल्यू टाइप करेगा, जैसे हमने 10 स्पेस 20 लिख के एंटर प्रेस किया, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जो 10 की वैल्यू है फर्स्ट वेरिएबल में चली जाएगी ए में, और जो 20 सेकंड वैल्यू है वो चली जाएगी बी वेरिएबल में, ठीक है ना। और बीच में हमने यहाँ स्पेस दिया हुआ है, तो इन दोनों इनपुट्स के बीच में भी हमने यहाँ स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 10 स्टोर हो गए ए में और 20 स्टोर हो गए बी में। अब हमने लिखा है प्रिंटफ सम इज %d, तो इन दोनों को सम करके हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो a प्लस बी सम हो जाएगा, जो वैल्यू होगी वो इस जगह प्रिंट हो जाएगी % की जगह पर, तो सम इज 30। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गई होगी। अब यानी यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में कि देखें एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी जब हमने लिखा तो पहले ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी, उसके बाद स्क्रीन पास हो जाएगी, यानी कर्सर यहाँ ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हो कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम इनपुट कर रहे हैं वैल्यूज, और कहाँ इनपुट कर रहे हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पे कीबोर्ड की मदद से। तो ये हमारा कंसोल इनपुट है, यानी कंसोल से हम जो भी डेटा दे रहे हैं वो हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा, पर्पस आप समझ चुके होंगे स्कैनफ हम क्यों यूज करते हैं। अब सिर्फ हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है स्कैनफ की। तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम इनपुट सेपरेटर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, समझेंगे। तो सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है? कॉमा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेस के बजाय कॉमा से अपने इनपुट्स को सेपरेट करें, तो यहाँ देखिए आप स्कैनफ कमांड में यहाँ कॉमा देंगे, इसको हम इनपुट सेपरेटर कहेंगे। तो इनपुट सेपरेटर कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर आप 10 स्पेस 20 देंगे तो आपकी पहले वेरिएबल में इनपुट सही जाएगी, दूसरे में सही नहीं जाएगी जब तक आप कॉमा नहीं देंगे, ठीक है। तो आप इसको करके देखिएगा। तो अगर आप कॉमा देते हैं और यहाँ कॉमा नहीं देते तो यूल गेट रॉन्ग रिजल्ट, 30 रिजल्ट नहीं आएगा। तो थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए हमने क्या दिया हुआ, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को यूज किया हुआ है, बैकस्लैश को। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, आप डबल कोटेशन यूज कर सकते हैं, या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को भी आप एज ए इनपुट सेपरेटर यूज कर सकते हैं। तो अब देखें एंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी 10 \20। तो पहली इनपुट 10 है और दूसरी इनपुट 20 है, क्योंकि हमने यहाँ इनपुट सेपरेटर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज किया है बैकस्लैश, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखिए, यू कैन ऑल्सो यूज एनी सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस एज इनपुट वैल्यू सेपरेटर। ये जरूरी नहीं कि आप सिंगल लेटर दें, आप चाहे तो कोई पूरा स्ट्रिंग दे सकते हैं, जैसे कि हमने नेक्स्ट एग्जांपल में किया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया हुआ है, बाकी पूरा कोड सेम है, लेकिन यहाँ %d हेलो %d। तो अब मैं 10 उसके बाद मुझे टाइप करना पड़ेगा हेलो, और फिर दूसरी वैल्यू में दे सकूंगा। अगर मैं ये हेलो नहीं लिखूंगा बीच में तो फर्स्ट वैल्यू तो प्रॉपर स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू नहीं होगी, तो जो आपका रिजल्ट 30 है वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इनपुट सेपरेटर सेट कर सकते हैं, यानी आप चाहें कॉमा दे दें कुछ और, तो यानी जब आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे होंगे मॉनिटर पे, कंसोल पे, तो आप उस सेपरेटर को यूज करेंगे जो आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तभी आपका प्रॉपरली डेटा वेरिएबल्स में स्टोर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हम फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी प्रीवियस सारे एग्जांपल्स में इंटीजर थे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप इंटीजर यूज करो। तो फ्लोट बुक प्राइस, ठीक है, बुक प्राइस एक वेरिएबल है। प्रिंटफ एंटर प्राइस ऑफ बुक। स्कैनफ अब यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %f। ये प्रीवियस एग्जांपल्स में इंटीजर था तो हम %d दे रहे थे, फिर %f इज यूज्ड फॉर फ्लोट हियर, ठीक है ना। प्रीवियस एग्जांपल में इंटीजर था तो इंटीजर के लिए क्या था? %d। तो हमेशा ये जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका मैच होना वेरिएबल के टाइप से लाजमी है। और अक्सर जो बिगनर्स गलती करते हैं वो एंड साइन भूल जाते हैं, ये M% लगाना लाजमी है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल नेम से पहले, तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो हमने देखा है कि मेजॉरिटी जो बिगनर्स की होती है वो या तो फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत दे रहे होते हैं या फिर ये एंड साइन भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही वर्क नहीं कर रहा। तो इस चीज को ध्यान में रखें, यू हैव टू प्रोवाइड करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, वेरिएबल का नाम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है ना। और एंड ऑपरेटर या ये जो एड्रेस ऑपरेटर है इसे भी नहीं भूलना। तो ये हम इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंटर प्राइस ऑफ बुक, तो यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा इस लाइन की वजह से, जैसे हमने लिखा 125.50 तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी बुक प्राइस वेरिएबल में। और उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे बुक प्राइस इज, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %f दिया है क्योंकि हम फ्लोट वेरिएबल से वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ हमें एंड ऑपरेटर नहीं लगाना होता जब हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपली वेरिएबल का नाम दिया हमने, तो दिस विल बी द रिजल्ट 125
0.5000। तो आई होप के इट इज क्लियर टू यू। अब हम प्रैक्टिकली कुछ देखेंगे, यानी हम सी के आईडी स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल बनाते हैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कंप्लीट कोड, रनिंग कोड। और उसके बाद हम ये भी करेंगे कि मैं आपको कुछ सेल्फ स्टडी टास्क दे दूंगा लैब के, कि आप 3-4 प्रोग्राम से खुद से बनाने की कोशिश करें ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस हद तक इसके नेम को समझा है। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि हमेशा मैं बता दिया करता हूं आपको कि आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, कोड ब्लॉक करें, कुछ और आईडी करें, इक्लिप्स करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अपने एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली रन करने के लिए जो आईडी यूज करते हैं इट इज टर्बो C++। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इट इज। तो आइए हम अपना कोड टाइप करते हैं वाइड में, और हम फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेरिएबल फिलहाल बनाते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल बनाते हैं और फिर हम थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसका बहुत ही सिंपल पर्पस होगा कि हम स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं किसी नंबर का, तो किस तरह से करें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले printf कमांड दे दी। अब हम इनपुट ले रहे हैं scanf। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि प्रोग्राम अगर आप .c से सेव करेंगे तो इससे ये होगा कि ये प्रोग्राम आपसे हेडर फाइल्स नहीं मांगेगा। लेट्स कंपाइल, यस सक्सेस, नाउ रन। तो देखिए पहला मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर, उसके बाद स्क्रीन पास हो गई, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी ये scanf कमांड जो है इस वक्त हम उस लाइन पे मौजूद है और हम कोई भी डेटा यहाँ से टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल 6। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो वैल्यू 6 है इट विल बी स्टोर्ड इनटू वेरिएबल a, यानी वेरिएबल a में ये वैल्यू चली जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो printf की कमांड है वो स्क्वायर कैलकुलेट करके और डिस्प्ले कर देगी। सो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। तो ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया scanf की वजह से हम पास हो गए थे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर ऑफ जो भी a में वैल्यू गई थी, यानी फर्स्ट वैल्यू हम यानी हम 6 प्रोवाइड किए तो प्रिंट होगा स्क्वायर ऑफ 6 इज, तो ये स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाय a। तो आइए एक और प्रोग्राम बना लेते हैं हम। ये हमने फाइल न्यू ओपन की, void main, ठीक है, और उसके बाद हमने एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया, ठीक है ना, और फिर हमने कहा क्लियर स्क्रीन कर दो, क्लियर स्क्रीन के बाद हमने कहा printf, और हमने मैसेज एक टाइप करवा दिया, मतलब बैकस्लैश फर्स्ट लाइन पे आप देना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 255, यानी हमने एक मैसेज दे दिया कि 0 से 255 तक कोई भी एक आप कोई भी नंबर टाइप करें। ठीक है, और फिर हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया printf, और फिर हम यहाँ पे scanf यूज करते हैं और scanf पे हम इनपुट लेते हैं इस इंटीजर वेरिएबल में, और हमने यहाँ पे a में इनपुट रिसीव की। उसके बाद हमने लिखा printf, और printf में हम दे देते हैं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था प्रोग्राम ASCII कोड के लिए, तो उसमें ये डिफरेंस है उसमें और इसमें कि उस प्रोग्राम को आप जितनी दफा भी रन करोगे सेम आउटपुट आएगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा आप जो नंबर देंगे उसी का आपको ASCII लेटर रिटर्न होगा। ASCII सपोज हम देते हैं कोड ऑफ पर्सन C पर्सन D। ओके, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ये देखें यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसे .cpp से सेव किया हुआ है। तो हमेशा मैं क्या कहा करता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम को सेव करें .c से, तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। तो अब हेडर फाइल्स हमें नहीं चाहिए, तो हमने रन किया। ठीक है, तो मैसेज आ रहा है एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 255, तो हम कोई भी नंबर दे देते हैं, सपोज 65,
तो आपके पास मैसेज आ गया ASCII कोड ऑफ A is 65। ठीक है, फिर अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमेशा आप नया नया कोई भी नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने दे दिया 48, तो 48 किसका ASCII कोड है? 0 का, तो ASCII कोड ऑफ 0 इज 48, ये लेटर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कुछ और दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं कोई एक्सटेंडेड कैरेक्टर दे देते हैं 178। तो ये देखिए 178 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बॉर्डर है। ठीक है ना, तो ASCII कोड ऑफ बॉर्डर इज 178। ठीक है, तो इस तरह से, और ये मैसेज आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ज्यादा रीडेबल अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इस मैसेज को कि हम ये लिखें % D represents %C कैरेक्टर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप मैसेज किस तरह भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब हमने %D पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कोड प्रिंट होगा और उसके बाद जो उसका इक्विवेलेंट लेटर होगा वो प्रिंट होगा। तो जैसे कि अब हम कुछ और दे देते हैं 168। ठीक है, तो 168 के लिए प्रिंट हो रहा है। हम दे देते हैं 177, तो 177 पे एक बॉर्डर प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप 97 देते हैं तो स्मॉल ए 97 रिप्रेजेंट्स स्मॉल ए कैरेक्टर। ठीक है ना, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, उन टास्क को आप करके देखें और देखें आपसे वो हल होते हैं या नहीं होते। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो टास्क में तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व। लेकिन आप कोशिश करें कि आप खुद करें, किसी से हेल्प ना लें, क्योंकि अगर आप इन रियल सेंस प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो जो टास्क में दो एटलीस्ट वो खुद से करें विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। जी, तो ये हमारी पहली टास्क लिस्ट है, लैब टास्क लिस्ट 1। तो इसमें मैंने 4 टास्क दिए हुए हैं। तो जितनी कमांड्स हम पीछे सीख चुके हैं, printf कमांड पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, इसके अलावा scanf कमांड आज हम सीख चुके हैं। तो इन तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को यूज करके ये टास्क आपको हल करने, इससे आगे की कमांड्स जो हमने नहीं पढ़ी उन्हें यूज नहीं करना टू सॉल्व दीज टास्क। तो हमारा पहला जो प्रोग्राम है या पहला टास्क है वो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर नंबर इनपुट एंड प्रिंट्स क्यूब ऑफ दैट नंबर। यानी जैसा कि अभी मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, आपको स्क्वायर प्रिंट नहीं करना, क्यूब प्रिंट करना है। तो यानी एक मैसेज प्रिंट हो, एंटर अ नंबर, बिल्कुल इसी तरह से मैसेज आए, उसके बाद आपसे इनपुट ली जाए कोई वैल्यू और जो वैल्यू आप दे दें इनपुट, तो प्रिंट हो क्यूब ऑफ 5 इज 125। यानी हम यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, ठीक है ना, 2 भी दे सकते हैं, तो वट जो भी हम वैल्यू दें उसका क्यूब प्रिंट हो जाए। दूसरा टास्क ये कहता है जो मैं करवा चुका हूँ, एक्चुअली एंटर ASCII कोड हम दे रहे हैं और उसका लेटर प्रिंट हो रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और टास्क नंबर 3 हम दे रहे हैं कि अहमद की जो बेसिक सैलरी है वो हम कीबोर्ड से इनपुट करें, उसका कन्वेंस अलाउंस जो होगा वो 20% होगा बेसिक सैलरी का, और उसका हाउस रेंट जो होगा वो 40% होगा बेसिक पे का। हम इंटर भी क्या करें? बेसिक पे, और जो लोन है वो 1000 है। तो आप एक प्रोग्राम बनाना है जो कैलकुलेट करके दे ग्रास पे और नेट सैलरी। अब ग्रास पे होता है मतलब टोटल सैलरी, तो ग्रास पे के लिए मैं हिंट क्या दे रहा हूँ आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज अगर 10,000 पे बेसिक पे है तो 10,000 का जो 20% होगा वो होगा 2,000, तो 2,000 एड होंगे उसमें, ठीक है ना, एज ए कन्वेंस अलाउंस। तो 10,000 और 2,000 कितने होंगे? अगर 10,000 आप इनपुट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप प्रोग्राम जेनरिक बनाएंगे, उसमें कुछ भी वैल्यू इनपुट हो उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो 10,000 का 20% मतलब 2,000, तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 हो गए। और फिर बेसिक पे जो हम दे रहे हैं उसका 40% यानी 4,000 और, तो 12,000 में 4,000 और ऐड अगर हो जाए तो ये हो गए 16,000। तो ये हो जाएगी टोटल ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बेसिक पे को सम करें, हाउस रेंट और उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस सम कर दें। अच्छा, फिर नेट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप उसमें से डिडक्शन करें। लोन इंस्टॉलमेंट कितनी? 1000, तो 16,000 में से आपने 1000 पे कर दिया लोन इंस्टॉलमेंट, तो रिमेनिंग जो आपकी जो पे होगी वो नेट पे कहलाएगी, तो वो आप डिस्प्ले कर देंगे एज नेट सैलरी। तो अगर आप इनपुट करते हैं 10,000 तो ग्रॉस पे 16,000 आएगी और नेट पे 15,000। तो इसी तरह से ये जेनरिक प्रोग्राम होना चाहिए, हम जैसे इनपुट दें उसी हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इन किलोमीटर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। यानी हम दो शहर हैं कोई भी, ठीक है ना, उन 2 सिटीज के दरमियान हम डिस्टेंस किलोमीटर्स में फीड कर दें, इनपुट कर दें। यानी एक मैसेज आ जाए स्क्रीन पे, इंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, तो हमने दे दिया सपोज करें हमने 100 किलोमीटर दे दिया, तो एक प्रोग्राम बनाएं जो उस 100 किलोमीटर डिस्टेंस को मीटर्स में शो करे कि 100 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। इसी तरह से फिर बताए कि 100 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी फीट्स, 100 मीटर्स इक्वल्स टू हाउ मेनी इंचेस एंड सेंटीमीटर्स। तो इस तरह का एक प्रोग्राम आपको बना के
शो करना है। तो इसमें आपको सोचना होगा कि अगर फ्लोट डेटा टाइप की जरूरत है आपको तो उसे यूज करें, अगर नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जैसे ये डिस्टेंस का प्रोग्राम है, तो इसी तरह से एक प्रोग्राम आप बनाएं जिसमें आप टाइम दें इन आवर्स, मतलब घंटों में कोई टाइम दे, यानी मैसेज आए इंटर टाइम इन 2 आवर्स, ठीक है ना, आपने फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स दे दिए तो वो टाइम कन्वर्ट हो जाए, घंटों को आप कन्वर्ट करें फॉर एग्जाम्पल किसमें, मिनट्स में और सेकंड्स में, ठीक है ना, और अगर चाहें तो आप उसे माइक्रो सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एक प्रोग्राम बनाए जिसमें आप टेम्परेचर यूजर से लें जो फ़ारेनहाइट में दे और उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करके दें सेल्सियस में। तो ये 4-5 प्रोग्राम्स है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप कि आपकी प्रिंटफ और स्कैनफ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इन वीडियोस को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस ट्यूटोरियल से फायदा उठा सकें। So thank you for watching and see you soon with a new video. Take care. Bye.